चलो यहाँ ध्यान दे, यहाँ ध्यान दे रहे। हम लोग क्या देख रहे थे? साइंस देख लिए ना? साइंस में तो लोग को दोनों देख लिए थे, ऑब्जेक्टिव भी देख लिए थे और सब्जेक्टिव भी देख लिया। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों देख लिए थे। मॉडल क्या दे रहे थे? मॉडल पेपर सोल्यूशन दे रहे हैं। पता है तुम लोग को क्या दे रहा है? जो बिहार बोर्ड के द्वारा मॉडल पेपर सोल्यूशन में जारी किया गया वो सोल्यूशन देने जा रहे हैं। और साइंस में भी कितना होता है? 80 मार्क्स। कितना होता है? साइंस में भी 80 होता है ना। और इसमें भी कितना है? 80 है। ये सोशल साइंस है, यानी सामाजिक विज्ञान है। इसमें भी कितना? 80। कितना है? टाइम कितना मिलेगा? 2.25 घंटा मिलेगा। 2 घंटा 45 मिनट। डबल क्वेश्चन रहेगा, सभी में डबल क्वेश्चन रहेगा। बनाना कितना है? आधा बनाना है तो आराम से बना सकता, तुम नहीं बना सकता है? अरे बनेगा, जल्दी बताओ। तो आधे क्वेश्चन बनाना है, आराम से बनाना है। ये पर डे हम तुम लोग को बोल भी करते हैं, जो इजी लगेगा पहले टिक लगा देना है कि जो 100% गलत नहीं होगा, जिसका आंसर तुम लोग को 100% पता है वही बनाना है। बताते हैं तुम लोग को। चलो स्टार्ट करते हैं। तुम लोग को देखिए रहा है यहाँ पर 80 को ऑब्जेक्टिव रहेगा, 24 को 2 नंबरिया रहेगा, फिर यहाँ पर कौन सी है 8 गो द्विउत्तरीय रहेगा। ठीक है, उसके बाद सब मिला के कितना हो गया? 112 क्वेश्चन। मार्क्स कितना रहेगा? 80। कितना रहेगा? 80 मार्क्स का रहेगा। 20 में प्रैक्टिकल होता है साइंस और साइंस में। तो चलो देखते हैं मॉडल पेपर सोल्यूशन जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है वो करवा रहे हैं। ठीक है, तो फटाफट देख लेते हैं। और सबका जितना भी बिहार बोर्ड जारी किया सब हम करवा देंगे। और तुम लोग को हम 12 बोलते हैं क्या पढ़ना है अभी, तो वही बोलते हैं VBI जो ऑब्जेक्टिव हम करवा दिए हैं हर सब्जेक्ट का, चाहे वो ग्रामर संस्कृत में हिंदी में ग्रामर क्यों ना हो। और VBI सब्जेक्टिव जो करवा दिए हैं हर सब्जेक्ट का वो करना है। और बताते हैं फिर तुम लोग को क्या क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन बनाना है 2018 से लेके 2022 तक। हम 12 बोलते हैं 2018 से लेके क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन करना है 2018 से लेके 2022 तक करना है। और पर डे एगो सेट मारो, चाहे मॉडल पेपर उठा लो या तुम क्वेश्चन बैंक उठा लो, एगो सेट मारना है। अगर वो सेट हिंदी का है, संस्कृत का है या मैथ का है तो 3 घंटा का अंदर, ही नहीं कि बैठ बैठ के मार रहे हैं 3 दिन में मार रहे हैं। 3 घंटा का अंदर मारने की कोशिश करना है। और अगर साइंस है तो 2 घंटा 45 मिनट में मारने की कोशिश करना है। ये प्रैक्टिस यहीं करके जाओगे, अच्छा नंबर लाना है। तो अब 12 बोलते हैं वही पढ़ना है जो बता दिए। ठीक है ना, जितना बता दिए उतने करना है, अभी टाइम बहुत कम है। तो चलो देख पहला क्वेश्चन क्या है, फटाफट देख। पहला क्वेश्चन क्या है? भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जनन कहा जाता है? यानी भारतीय जनता पार्टी जो है कौन सा पार्टी का पुनर्जनन रूप है, यानी उसी का नाम बदलकर एक भारतीय जनता पार्टी का स्थापना किया गया है। तो कौन हो जाएगा? भारतीय जनसंघ। क्या जाएगा? पहले नाम था भारतीय जनसंघ, उसी का नाम बदलकर 1980 में उसी का नाम बदलकर 1980 में एक नया रूप से एक पार्टी बनाया गया था। नया पार्टी का पुनर्जनन हुआ था। किससे हुआ था? भारतीय जनसंघ पार्टी से हुआ था। उसका नाम पड़ा भारतीय जनता पार्टी। भारतीय कब हुआ? 1980 में। स्थापना किसने किया था? अटल बिहारी वाजपेयी। किसने किया था? पूछेगा भारतीय जनता पार्टी का स्थापना किसने किया? अटल बिहारी वाजपेयी ने इनका स्थापना किया था। साथ में लाल कृष्ण आडवाणी भी थे। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? लगा भूल गया, कमल छाप। इसका वर्तमान में नेता कौन है? प्रमुख नेता नरेंद्र मोदी। कौन है? नरेंद्र मोदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखो यहाँ। अभी 80 क्वेश्चन देखना है, फटाफट देखते चल। और जो अलग से हम बोलते हैं उसको सुनते आना, ये ना कि लेसन देखना है इधर और ध्यान मारना चाहिए घरा में कि तिलकुट खाएंगे, पतंग उड़ाएंगे और लूट लेंगे। चल देखो पढ़ो क्या अगला बोल रहा है दलित पैंथर्स। ये भी एक क्या है? पार्टी है। क्या है? पार्टी है। कौन पार्टी? मुर्गा पार्टी है। लड़ाई मछली का अभी देंगे। अभी लात और मुर्गा भी पार्टी हो जाएगा, अच्छा से पता नहीं चलेगा। ये भी एक क्या है? पार्टी है, यानी आदमियों का संघ है, आदमियों का पार्टी है। क्या बोल रहा है? बोल रहा है क्या दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना किस राज्य में हुआ? ये कहाँ पर हुआ? महाराष्ट्र। कहाँ पर हुआ था?
दलित पैंथर्स नामक एक संघ था, एक पार्टी था, जिसका स्थापना कहाँ पर हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। और तुम लोग को बताए थे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भी स्थापना महाराष्ट्र में हुआ, याद आ रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। और इसका पहला सम्मेलन मुंबई में हुआ था। स्थापना करने वाला कौन था? A.O. ह्यूम था। और पहला अध्यक्ष कौन बना था? W.C. बनर्जी। W.C. बनर्जी। चलो इसका होगा महाराष्ट्र आ जाएगा। फिर बता, यहाँ है कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्वशासन से संबंधित है? यहाँ ध्यान दो, नगरीय बोला है, क्या बोला है? स्वशासन दो तरह का होता है। स्वशासन कितना तरह का होता है? दो तरह का होता है। एक होता है नगर वाला, तो एक होता है नगर वाला, तो एक होता है गांव वाला। एक होता है शहर वाला, तो एक होता है गांव वाला। नगर वाला को बोलते हैं नगर से नगर पालिका, नगर से नगर पालिका। और गांव वाला को पंचायत, गांव वाला को पंचायती राज। तो यहाँ क्या बोल रहा है? नगर। क्या बोल रहा है? तो ये कहलाएगा नगर पालिका। क्या कहलाएगा? और नगर पालिका का स्थापना हुआ था 74वां संविधान संशोधन। क्या हुआ था? 74वां संविधान संशोधन के द्वारा। क्या हो जाएगा? नगर के जो स्थापना हुआ था, नगर पालिका की जो स्थापना हुआ था, संविधान में संवैधानिक मान्यता मिला था 74वां संविधान संशोधन के द्वारा 1993 में। और पंचायती राज को जो मान्यता मिला था, संवैधानिक दर्जा मिला था, ये मिला 73वां। कैसा मिला था? 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 1993। ये भी 1993, ये भी 1900। पंचायती राज 73वां, तो नगर पालिका 74वां। पहले गांव वाला, फिर शहर वाला। गांव वाला ने पंचायती राज 73वां, तो नगर पालिका 74वां। समय दोनों क्या है? 1993 था। और पहली बार पंचायती राज कहाँ लागू किया गया? उठा फेंक देगा, चल जाएगा बाहर, मद्रासा चल जाएगा बैल का। जिंदगी में पढ़ लेगा तो याद ना होगा। इसके अलावा राजस्थान क्या जाएगा? 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पहली बार पंचायती राज राजस्थान के नागौर जिला में लागू किया गया। लेकिन पहली बार नगर निगम पूछेगा तो मद्रास। क्या जाएगा? मद्रास 1688 ईस्वी में हो जाएगा। तो ये सब याद रखना जो बता दिए हैं। और बिहार में पंचायती राज का स्वरूप जो है त्रिस्तरीय। कौन है? त्रिस्तरीय, यानी बलवंत राय मेहता दिया, बलवंत राय मेहता ने दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और पंचायती राज जो है अनुच्छेद नंबर 243, कितना में? 243। चलो, बलवंत राय मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदन में कितने स्तरीय तो बताए थे? बलवंत राय मेहता कितने स्तरीय? त्रिस्तरीय। ऐसा याद रहेगा। देखो, बलवंत एक शब्द हुआ, राय दो शब्द हुआ, मेहता तीन शब्द हुआ, नामम तीन शब्द, तो क्या होगा? त्रिस्तरीय। और यही बोलता अशोक मेहता। क्या बोलता? अशोक मेहता कौन सा स्तरीय दिया था? देखो, दो नाम है। कितना नाम है? दो नाम है, दो स्तरीय। एक लोग और आए थे, उसका नाम था PVK राव। PVK, तो 1 2 3 4, ये हो जाएगा 4 स्तरीय। क्या जाएगा? और बलवंत राय मेहता इंपोर्टेंट है, चूंकि यही लागू है, त्रिस्तरीय लागू ही है। और ये 1957, कब? 1957 में इसका गठन हुआ था। और बलवंत राय मेहता इंपोर्टेंट हो जाता है, ये त्रिस्तरीय है। और 1957 में इसका गठन हुआ था। लेकिन 2 अक्टूबर 1959 को पहली बार राजस्थान में पंचायती राज लागू हुआ था, बताए थे ना। और पहली बार जो है सूचना का अधिकार भी राजस्थान में, सूचना का अधिकार भी राजस्थान में ही लागू हुआ था 2005 ईस्वी में। याद है? बंदा न बंदरा तो बंदर नहीं है, आके सब हनुमान जोर हुआ है। मुहा खाई देख रहा है टुकु टुकु। तो देखो क्या बोला। अगला है भारत में प्रथम नगर निगम, बता चुके हैं, मद्रास 1688। नगर निगम मद्रास 1688। पंचायती राज 2 अक्टूबर 1959। राजस्थान के नागौर जिला, बता चुके हैं। अगला, सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण? ये बता चुके हैं कि महिलाओं को 33% आरक्षण है। कितना % आरक्षण है?
पंचायती राज में महिला को 33% आरक्षण, 33% आरक्षण है। लेकिन ये राय सूची के अंतर्गत आता है। सूची 3 को बताए थे ना, 7वीं अनुसूची में सूची है, राय सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची। संघ सूची पर कानून कौन बनाता है? केंद्र सरकार। राय सूची पर कानून कौन बनाता है? राज्य सरकार। बिलैया इधर बोल नहीं पाता है। और समवर्ती सूची पर कानून कौन बनाता है? दोनों। कौन बनाता है? दोनों बनाता है। ये राय सूची का विषय है। पंचायती राज कौन किसका विषय है? राय सूची का विषय है। तो बिहार हुआ पहला राज्य हुआ जो 33% महिला को आरक्षण कितना, 33% कितना था। लेकिन बिहार जो है पहला राज्य हुआ जो 50% कर दिया। कितना कर दिया? 50% के 33 को बढ़ा के 50%, यानी जितना अधिकार पुरुष को उतना अधिकार महिला को। अब देखना, अधिकार जो है महिला सीट रहता है, रहता है ना। महिला को बड़का बैनर बनाएगा इस तरह बड़का को, और महिला का बड़का फोटो यहाँ लगल है, और पुरुष है वो इधर बगलवा में तनिक में नहीं रखता है। महिला सीट में देखना इस तरह रहेगा, रहता है। तो महिला सीट अधिकांश जगह है, ठीक है ना। चलो आगे देखो। अगला क्या है? दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है? दल बदल कानून होता है दल बदलना, यानी मान लो कोई कांग्रेस से जीता है, कांग्रेस से जीता है और चल गया भाजपा, कहाँ चल गया? भाजपा में चल गया, तो दल ने बदल लिया है। या भाजपा से जीत के कांग्रेस से चल गया, दल बदल लिया है ना, इसको बोलते दल बदल। क्या बोलते हैं? दल बदल। और दल बदले कौन? जो जीतेगा वो जीतता कौन है? तो प्रधानमंत्री के चुनाव में जीतता है सांसद। कौन जीतता है? प्रधानमंत्री के चुनाव में जो जीतता है उसको बोलते हैं सांसद। क्या बोलते हैं? सांसद। और मुख्यमंत्री के चुनाव में जो जीतता है उसको बोलते हैं विधायक। क्या बोलते हैं? विधायक। है रखना, जो प्रधानमंत्री के चुनाव में जीतेगा उस सभी व्यक्ति को बोलेंगे सांसद। क्या बोलेंगे? सांसद। जम्मू जिला सांसद कौन है? अभी चिराग पासवान ना है रे बंदा। और जो मुख्यमंत्री चुनाव में जीतेगा, मुख्यमंत्री चुनाव में कौन जीता था इधर से? तो यहाँ पर दामोदर रावत जीता है, वो विधायक है। कौन सी है? और जम्मू से श्रेयसी सिंह, वो भी कौन सी विधायक? कौन सी है? विधायक। ये किस पर लागू होता है? ये लागू होता है सांसद एवं विधायक, सांसद एवं विधायक पर लागू होता है। चलो आगे देखते हैं। चलो देखो क्या बोल रहा है। बोल रहा है क्या? क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद की भावना से क्या कुपरिणाम उत्पन्न होता है? क्या खराब रिजल्ट उत्पन्न होता है? ठीक है ना। यानी कौन सा स्पिरिट होता है? तो कुपरिणाम। क्षेत्रवाद तो समझ रहा है। कोई बोलेगा हम बिहारी ही, एकदम बिहारी, बिहार में कोई भी मार देगो। कोई बोलेगा हम बंगाली ही, कोई बोलेगा हम झारखंडी है, कोई बोलेगा हम मराठी है। ठीक है ना। सब अपने आप को बोलेगा हम ही सबसे अच्छा है। इससे क्या होगा? दोनों टकराव उत्पन्न होगा, है ना। होगा, दोनों लड़ा होगा। को बोले बिहारी, मराठी, पंजाबी, ठीक है ना, फिर झारखंडी, बंगाली, इससे क्या होगा? इससे दोनों में टकराव होता है। क्या होता है? यानी ये सबसे क्या होता है? क्षेत्रवाद की भावना से क्या होता है? तो अलगावाद होता है। तो अलग अलग ना हो जाता है, तो अलगावाद उत्पन्न होता है। क्या होता है? अलगावाद। सिंपल हो जाएगा अलगावाद। क्या? और ये राष्ट्र थोड़े है, ये राष्ट्र के लिए अच्छा है नहीं है। ये अपने क्षेत्र से लगाव है, अपने क्षेत्र से तो लगाव है, लेकिन इससे क्या होता है? बेकार है। क्या चीज है? बेकार है। और राष्ट्रीय एकता इससे होता है, इससे तो और टूट जाता है। क्या होता है? टूट जाता है। तो क्या हो जाएगा? अलगावाद। क्या हो जाएगा? अलगावाद। अर्थशास्त्र पुस्तक का लेखक कौन है? ये तुम लोग संस्कृत में भी तुम लोग को दिया हुआ। अर्थशास्त्र पुस्तक का लेखक कौन है? चाणक्य। क्या है? चाणक्य। और चाणक्य को ही बोलते हैं विष्णुगुप्त या कौटिल्य। क्या बोलते हैं? अल्लाह कितना बजे पलट रहा है रे? बैले रह गया ना सुई रहा तुम क्वेश्चन में, जानो कह मारेंगे तब वो अखे ढक जाएगा। चलिए ध्यान दे, हम क्या बोल रहे हैं क्या? अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? चाणक्य। कौन हो जाएगा? चाणक्य। चाणक्य को बोलते हैं विष्णुगुप्त या कौटिल्य बोलते हैं। चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? किसका गुरु था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का। भूल गया लेला? चाणक्य किसका गुरु था? चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु एवं प्रधानमंत्री थे, उसी के दरबार में रहते थे, बताए थे ना। याद रखना, अर्थशास्त्र किसका पुस्तक का लेखक है? चाणक्य का। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो है पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था क्या था? काफी उत्कृष्ट था। और कालिदास के बारे में जानना कहता है भारत का शेक्सपियर कालिदास, ये बहुत सारा पुस्तक भी लिखा था। अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, मेघदूतम, लघुवंशम, उसके बाद कुमार संभवम, विक्रम वर्षीय, बहुत सारा पुस्तक लिखा था। और मेगास्थनीज के बारे में तुम लोग संस्कृत में क्वेश्चन पूछता है कि मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? मेगास्थनीज कहाँ के राजदूत था? यूनान के राजदूत था। किनके दरबार में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था।
इसका पुस्तक का क्या नाम था? इसका पुस्तक का नाम इंडिका था। क्या था? इंडिका था। ऐसे क्वेश्चन पूछता है ना, संस्कृत वगैरह में भरा हुआ है। चलो आगे देखो, इनमें से किस देश की संघीय व्यवस्था अन्य से अलग है? अन्य से 21 देश का संघीय व्यवस्था जो है अन्य से अलग है। अन्य से तो इसमें भारत एवं कनाडा, भारत एवं कनाडा, क्योंकि भारत का जिस तरह संघीय व्यवस्था है ना, वो कनाडा से लिया गया। कहाँ लिया गया? मतलब जिस प्रकार भारत का संघीय व्यवस्था ये किस देश को देख के ग्रहण किया गया है, तो भारत का संघीय व्यवस्था जो कनाडा, कहाँ लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। जब कनाडा से लिया गया तो दोनों क्या हो गया? सेम हो गया। ऐसा ना हो गया लला, दोनों क्या हो गया? तो अमेरिका क्या हो गया? अलग। क्या हो गया? तो अमेरिका का बिल्कुल अलग है। अमेरिका में जो है राज्य को अलग पावर दिया हुआ है एकदम, और केंद्र को अलग है, ठीक है ना। लेकिन भारत में जो राज्य को कम पावर दिया है और केंद्र को ज्यादा पावर दिया है। राज्य पर चाहेगा तो राज्य को कंट्रोल केंद्र कर सकता है। कैसे कर सकता है? तो आपातकाल लगा के, पता है तुम लोग को, ठीक है ना। या राष्ट्रपति शासन भी लगाएगा, राष्ट्रपति शासन भी लगा के, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। चलो अगला देखो, अगला क्या है? अगला तुम लोग का है कि भारत की संघीय व्यवस्था निम्न में से किससे प्रभावित है? तो बताया कनाडा, बताइए कि ये था भी ना, बताए थे। भारत का संघीय व्यवस्था किससे है? कनाडा से है। तो भारत तो कनाडा क्या हो गया? सेम हो गया। संयुक्त अमेरिका अलग हो गया, जैसे कनाडा क्या आ जाएगा? कनाडा। संघीय व्यवस्था मतलब होता है कि राज्य को भी पावर दो और सेंटर यानी केंद्र का भी पावर होना चाहिए, दोनों का अलग अलग। इसलिए तो सूची बनाया गया है कि राज्य सूची के जो विषय उस पर राज्य सरकार कानून बनाएगा, मजा लेगा, यानी कानून बनाएगा, और संघ सूची के विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाएगा, समवर्ती पर दोनों। ये संघीय सूची को दिखाता है, संघीय व्यवस्था को दिखाता है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? देखो अगला क्वेश्चन जो है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राष्ट्रीय भाषा है? तो देख के खाली बोलेगा, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में, किस अनुसूची कुल है? 12 है। कितना अनुसूची कुल है? कुल 12 अनुसूची है। मूल संविधान में 8 है, तो अभी 12 है। राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रीय भाषा की सूची है, तो 8वीं अनुसूची जो है इसमें राष्ट्रीय भाषा क्या है? राष्ट्रीय भाषा है। और राष्ट्रीय भाषा में कुल कितना भाषा है? तो 22 भाषा। वर्तमान समय कितना भाषा है? 22 भाषा का वर्णन किया गया है, याद रखना। तो 22 भाषा जो जिसे संवैधानिक मान्यता मिला हुआ है 22 भाषा है। और वो कौन सूची में है? तो 8वीं अनुसूची में है। भोजपुरी इसके अंतर्गत है, तो 22 भाषा के अंतर्गत भोजपुरी नहीं है। भोजपुरी नहीं है। भोजपुरी है रे? भोजपुरी में घर में गाता पागल अगल तो रहेगा कौन सी? फिर अंग्रेजी है, अंग्रेजी भी नहीं है। अंग्रेजी भी नहीं है। राजस्थानी है, राजस्थानी भी नहीं है। राजस्थानी भी नहीं है। मांग चल रहा है कि राजस्थानी को भी शामिल करो, भोजपुरी भी शामिल करो, लेकिन अब है 22 से। कितना? 22 से याद रखना। कौन अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। तो आगे देखते हैं। 13 नंबर क्या बोल रहा है? राज्य विधान सभा के चुनाव को कराने की जिम्मेदारी कौन है? राज्य विधानसभा क्या बोल रहा है? राज्य विधानसभा तो समझ रहा है। राज्य विधानसभा राज्य में क्या था? मुख्यमंत्री होता है, तो मुख्यमंत्री वाला चुनाव, मुख्यमंत्री वाला। और केंद्रीय वाला पूछेगा, यानी संसद वाला पूछेगा तो प्रधानमंत्री वाला हो जाएगा। तो संसद वाला पूछे यानी प्रधानमंत्री वाला पूछे, या राज्य वाला यानी मुख्यमंत्री वाला पूछे, प्रधानमंत्री वाला पूछे यानी केंद्र वाला पूछे, या मुख्यमंत्री वाला पूछे यानी राज्य वाला पूछे, दोनों का चुनाव कराने का अधिकार जो है भारतीय चुनाव आयोग। किसका? भारतीय चुनाव आयोग। भारतीय चुनाव किसका? राज्य वाला भी और केंद्र वाला भी। राज्य वाला यानी मुख्यमंत्री वाला, केंद्र वाला यानी प्रधानमंत्री वाला, दोनों का चुनाव कराने का अधिकार किसका है? भारतीय चुनाव आयोग। भारतीय चुनाव आयोग का है। तो ये क्या कहता है? राज्य चुनाव आयोग ये कहता है तुम्हारा जो होता है मुखिया सरपंच ना होता है, मुखिया का चुनाव कौन कराएगा? राज्य चुनाव। सरपंच हो गया, पंचायत समिति हो गया, ये सब ना होता है रे। जिला परिषद हो गया, वार्ड वगैरह हो गया, इस सब का चुनाव कौन कराता है? सब कराता है राज्य चुनाव आयोग। राज्य चुनाव आयोग ये सब पूछेगा कि पंचायती राज होता है या नगर पालिका जो होता है उसका चुनाव कौन कराता है? बोलना राज्य चुनाव आयोग। बाकी बात राज्य विधान यानी मुख्यमंत्री और केंद्र सांसद संसद यानी प्रधानमंत्री चुनाव कौन कराता है? भारतीय चुनाव आयोग। याद रखना, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं अगला क्या है। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा को संविधान के किस सूची में रखा गया है? तो कौन सा सूची में रखा गया है? तो बता चुके हैं सूची जो है सूची में रूप से 3 को बता रहे तुम दोबारा बोल रहे हैं। संघ सूची, राज्य समवर्ती सूची। संघ पर कानून कौन बनाता है? केंद्र सरकार। राज्य पर कानून कौन बनाता है? राज्य सरकार। और समवर्ती में कौन बनाता है? दोनों। तो शिक्षा किस पर है?
दोनों पर है, यानी दोनों मिलकर शिक्षा को सुधार करो, क्योंकि राज्य का खाली अधिकार ना है, केंद्र का खाली अधिकार ना है, दोनों का अधिकार से देखना। कहीं पर हर जिला में केंद्रीय स्कूल भी होता है, केंद्रीय स्कूल यानी वो केंद्र के द्वारा संचालित हो रहा है, और राज्य वाला स्कूल तो होबे करता है, ठीक है ना। तो इसका जाएगा क्या, समवर्ती सूची। क्या जाएगा, केंद्र सूची पे कानून कौन बनाएगा, केंद्र सरकार, जिसको संघ सूची बोलेंगे, क्या बोलेंगे, संघ सूची। राज्य सूची पे कानून कौन बनाएगा, राज्य सरकार। और समवर्ती पे कौन बनाएगा, दोनों। क्या बनाएगा, दोनों, यानी केंद्र और राज्य दोनों। शिक्षा इसी के अंतर्गत आता है, शिक्षा किसके अंतर्गत आता है, तो ठीक है ना, राज्य समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। पर्यावरण इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। जनसंख्या इसी के अंतर्गत आता है, मापतोल इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है ना, मापतोल वगैरह ये सब समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। और पुलिस किसके अंतर्गत, पुलिस पुलिस अरे बिहार के अंतर्गत आएगा। राज्य सरकार किसका आएगा, ना सुना है कभी कि सेंट्रल पुलिस नहीं सुना है, सुना है बिहार पुलिस, यानी बिहार राज्य, राज्य का अपना पुलिस होता है, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, झारखंड पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, सुना है ना। तो राज्य के अंतर्गत तो पुलिस हो गया, और ये सब जो पंचायती राज हो गया, पंचायती राज बोले तो मुखिया सरपंच वगैरह, ये सब भी किसमें, स्थानीय स्वशासन भी किसमें, राज्य सूची में। और केंद्र में कौन आएगा, जो बराबर है, जैसे मान लो कि बराबर क्या है, जैसे रेलवे, रेलवे किसके अंतर्गत आएगा, केंद्र सरकार में। बैंकिंग किसके अंतर्गत आएगा, केंद्र सरकार के अंतर्गत आएगा। सेना किसके अंतर्गत आएगा, सेना आर्मी वगैरह को किसके अंतर्गत, तो केंद्र सरकार। विदेशी सेवा जो विदेश में होता है, अंतर्राष्ट्रीय सेवा होता है, केंद्र सरकार। बैंकिंग किसके अंतर्गत आएगा, केंद्र सरकार। जनगणना किसके अंतर्गत आएगा, केंद्र सरकार। जनगणना कौन करता है, केंद्र सरकार, ठीक है, इसे याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, अगला देख लो क्या है। अगला है जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, जानना करता है। जर्मनी का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ। जर्मनी बोले या इटली बोले, जर्मनी बोले या इटली बोले, दोनों का एकीकरण कब हुआ, 1871, 1871 में हुआ। और जर्मनी के एकीकरण में जो है एक व्यक्ति था, कौन, बिस्मार्क। कौन था, बिस्मार्क था, बिस्मार्क था। और पर्सा के नेतृत्व में, पर्सा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण किया था। और पर्सा जो था उसका राजा था विलियम प्रथम। कौन था, विलियम प्रथम, ठीक है ना। और जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के फलस्वरूप हुआ, तो जर्मनी का एकीकरण हुआ सेडान। कौन युद्ध के फलस्वरूप हुआ, सेडान युद्ध के फलस्वरूप। सेडान का युद्ध कब हुआ था, 1870, 1870। फ्रांस एवं पर्सा के बीच, फ्रांस एवं पर्सा के बीच, जिसमें फ्रांस का पराजय हुआ, फ्रांस के। और फिर बाद में एक संधि होता है, कौन संधि होता है, तो फिर एक संधि होता है फ्रैंकफर्ट। क्या होता है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब होता है, 1871, 1871 में होता है। इसी के फलस्वरूप जर्मनी का एकीकरण हो जाता है। लेकिन इटली का एकीकरण बोलेगा तो 3 व्यक्ति का अहम योगदान था, मैजिनी, काउंट काबुल, गैरिबाल्डी। मैजिनी, काउंट काबुल, गैरिबाल्डी, मैजिनी, काउंट काबुल, गैरिबाल्डी। बोलेगा इटली का मसीहा मैजिनी, इटली का पैगंबर मैजिनी, इटली का अग्रदूत मैजिनी, यंग इटली का स्थापना मैजिनी, युवा इटली का स्थापना मैजिनी, यंग यूरोप का स्थापना मैजिनी, कार्बोनली का सदस्य मैजिनी। बोलेगा यही कि इटली का तरबार गैरिबाल्डी, इटली का दरबार गैरिबाल्डी, ठीक है, याद रखना। और इटली के राजनीतिक पूछा काउंट काबुल, क्या जाएगा, काउंट काबुल हो जाएगा, याद रखना। और गैरिबाल्डी पैसेज क्या था, गैरिबाल्डी पैसेज क्या था, गैरिबाल्डी पैसेज क्या था, नाविक। चलो आगे देखते हैं। आगे है होवा आंदोलन किसने शुरू किया था, तो होवा आंदोलन किसने शुरू किया था, तो क्या था, विन फूसो। किसने क्या था, विन फूसो। ये वियतनाम के थे, कहाँ थे, वियतनाम के थे। और ये होवा आंदोलन शुरू हुआ था। क्वेश्चन पूछेगा होवा आंदोलन कैसा था, तो धार्मिक क्रांतिकारी ना था, लड़ा भूल गया, मारेंगे चटाम गिर जाएगा। होवा आंदोलन कैसा था, धार्मिक भी था, क्रांतिकारी भी था। और विन फूसो के नेतृत्व में, विन फूसो के नेतृत्व में बहुत सारे लोग जो है इकट्ठा हो गए थे। तो इसको दबाने के लिए जो वहां के फ्रांसीसी लोग थे वो क्या कहते, विन फूसो को जेल में डाल दिए, जेल में डाल दिए थे। और इसको डॉक्टर से बोले थे कि इसको पागल घोषित कर दो कि पागल है, ठीक है ना। लेकिन जो डॉक्टर इसको पागल घोषित करने के लिए गया था वो भी इसके चला बन गया, क्या बन गया, चला बन गया। तो विन फूसो क्या जाएगा। चलो आगे देखते हैं। जनरल लोन नोल किस देश के प्रधानमंत्री थे,
जनरल लोन नोल जो थे ये किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो कम्बोडिया। क्या जाएगा? जनरल लोन नोल जो थे ये कम्बोडिया के प्रधानमंत्री थे। तो उनको पता है, क्वेश्चन पूछता है कि हिंद चीन में कितना देश आता है? हिंद चीन में 3 देश आता है। कौन कौन आता है? लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। लाओस, कंबोडिया। तो इसका हो जाएगा क्या? कंबोडिया। क्या जाएगा? कंबोडिया। चलो आगे देख लेते हैं। अगला क्या है देखो, अगला है कि मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता। मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच एक समझौता हुआ था, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका होगा हनोई। क्या जाएगा? हनोई समझौता हो जाएगा। मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच समझौता हुआ था, जिसमें फ्रांस जो है वियतनाम पर अधिकार जो था फ्रांस के था। बताए थे हिंद चीन यानी लाओस, कंबोडिया, वियतनाम तीनों देश पर अधिकार फ्रांस के था। और जो हिंद चीन में जो निवास करते थे फ्रांसीसी, उसे वो क्या बोलते थे? कोलोन। क्या बोलते थे? कोलोन। तो 1946 ईस्वी में फ्रांसीसी लोग जो है वियतनाम को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। तो कौन संधि के तहत किया था? कौन समझौता के अंतर्गत किया था? तो हनोई समझौता। हनोई समझौता। हनोई समझौता कब हुआ था? 1946, मार्च 1946। जनेवा समझौता 1854 में लगभग हुआ था। 3 बार हुआ था, लेकिन 1854 में। ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। गांधी जी ने साबरमती आश्रम का स्थापना कहाँ किया? सब लोग जानता है, अहमदाबाद। गुजरात के अहमदाबाद में गांधी जी ने साबरमती आश्रम का स्थापना किया। तुम्हें पता है कि महात्मा गांधी जो दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका भारत कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915। क्या ले ले रे? महात्मा गांधी जो दक्षिण अफ्रीका से सदा भारत कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915। इसलिए 9 जनवरी को मनाते हैं प्रवासी दिवस। क्या मनाते हैं? प्रवासी दिवस मनाते हैं। और जब जैसे लौटे थे तो बोला पहले वो आश्रम बनाए। कौन सी बनाएंगे? और उस आश्रम का नाम रखा साबरमती। साबरमती आश्रम, क्योंकि साबरमती नदी के किनारे था। साबरमती नदी के किनारे था। कहाँ पर था? अहमदाबाद, गुजरात। अहमदाबाद, गुजरात में, याद रखना है। चलो अगला देखते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वशासन की जगह स्वराज्य का लक्ष्य प्रस्तावित किया? स्वराज का लक्ष्य प्रस्तावित किया था। स्वशासन की जगह जो है स्वराज के लक्ष्य घोषित किया था। ये कलकत्ता। क्या जाएगा? कोलकाता अधिवेशन। 1906 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन हुआ था, जिसका नेतृत्व किए थे, जिसका अध्यक्षता किए थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। उसी में जो है कोलकाता अधिवेशन में जो है स्वशासन की जगह स्वराज की मांग किया। स्वराज की मांग किया था। लेकिन पूर्ण स्वराज बोलेगा, पूर्ण स्वराज बोलेगा तो 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन। भूल गया है? पूर्ण स्वराज बोलेगा तो क्या जाएगा? 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन, पाकिस्तान के रावी नदी के तट पर, जिसका अध्यक्षता किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद रखना, ये काफी इंपोर्टेंट है। 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन, जिससे पूर्ण स्वराज का मांग किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। चलो आगे देखते क्या है। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला बोल रहा है दांडी यात्रा किस आंदोलन का शुरू दांडी यात्रा से किस आंदोलन का शुरुआत हुआ? किस आंदोलन का? तो दांडी यात्रा से किस आंदोलन का शुरुआत हुआ था? तो हम बताए थे कि दांडी यात्रा की शुरुआत जो किए थे, कौन किए थे? दांडी यात्रा का शुरुआत किए थे महात्मा गांधी। कौन किए थे? महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा का शुरुआत किए थे। कब किए थे? तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती से निकल गया और दांडी की और 24 दिन के बाद यानी 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचा और वहां समुद्र के पानी से नमक बनाया और फिर जो है भीड़ को देखकर एक आंदोलन चालू कर दिया, जिसको बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू कर दिए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ स्टार्ट हुआ था? 1930, 6 अप्रैल 1930। दांडी यात्रा 12 मार्च 1930। दांडी यात्रा के फलस्वरूप कौन आंदोलन स्टार्ट हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेता कौन थे? महात्मा गांधी। तो उनको पता है असहयोग आंदोलन भी महात्मा गांधी। असहयोग आंदोलन 1920 महात्मा गांधी। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी 1917। असहयोग आंदोलन 1920। असहयोग आंदोलन का समाप्ति हुआ चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922। पूछेगा असहयोग आंदोलन का समाप्ति के कारण क्या था? चौरा चौरी कांड। चौरा चौरी कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922। लली की देख रहे नीचे? मार उसको 2 थप्पड़ तो देखे कि नमा में से नीचे तक तुम
जानवर करके पक्का ले रहे हैं ये सब। अब इन्हें अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो 1930 दांडी यात्रा के फलस्वरूप 6 अप्रैल 1930। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919। सबके नेता कौन थे? महात्मा गांधी। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन 1942। 1942 8 अगस्त या 9 अगस्त 1942। नेता कौन थे? महात्मा गांधी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो हम जानते हैं कि 3 गोलमेज सम्मेलन, कितना गोलमेज सम्मेलन हुआ? 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ठीक है ना। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930, 1900। दूसरा हुआ था 1931, 1931। और तीसरा हुआ था 1932। तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। महात्मा गांधी भाग लिए थे दूसरा, किसमें भाग लिए थे? दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, लंदन में हुआ था, ठीक है ना। दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। लेकिन क्वेश्चन पूछा तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिए थे? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे भीमराव अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस। ललालम को ले रहेगा रे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे सुभाष चंद्र बोस ने किए थे 1939 ईस्वी में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाते हैं। 23 जनवरी 1897 ईस्वी को ओडिशा के कटक में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। जय हिंद किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। और फिर जाकर 1943 ईस्वी में आजाद हिंद सरकार की भी स्थापना करते हैं, याद रखना, ठीक है ना। मोतीलाल नेहरू तो जवाहरलाल नेहरू के बाबूजी है, मोतीलाल नेहरू, जो 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास के साथ मिलके स्वराज पार्टी का स्थापना किए थे, ठीक है। सजानंद स्वामी सुतन्ना क्वेश्चन पूछता है, ये किसान दल के नेता थे। अगला, व्योमेश चंद्र बनर्जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। चलो अगला देखो, बंगाल विभाजन कब और किसने किया था? तो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में हुआ था। करजनमा किया, कौन किया था? करजन किया था, याद रखना। बंगाल विभाजन किसने किया था? करजन ने किया था। कब किया था? 1905 में किया था। लेकिन बंगाल विभाजन को पूछता है रद्द किसने किया? बंगाल विभाजन रद्द कब और किसने किया? तो बंगाल विभाजन को रद्द हुआ 1911 में। किसने किया? हार्डिंग द्वितीय। किसने किया था? हार्डिंग द्वितीय ने बंगाल विभाजन को रद्द। बंगाल विभाजन किया कौन? करजन। कब किया? 1905। रद्द कौन किया? हार्डिंग द्वितीय। कब किया? 1911। जब बंगाल विभाजन किया गया तो उसी समय जो है बंगाल को विभाजन नहीं हो, इसको रोकने के लिए भारतीयों की ओर से एक आंदोलन हुआ था, बंग भंग। कौन हुआ था? ये बंगाल को विभाजन नहीं करो, यानी बंग भंग आंदोलन कब हुआ? 1905 में हुआ था। इसी को बोलते स्वदेशी, क्या बोलते हैं? स्वदेशी आंदोलन 1905 में, याद रखना। चलो आगे देखते हैं। अगला देखो क्या है, बहुत क्वेश्चन तुम लोग को बच्चों है। अगला क्या है? अगला देखो क्या है, निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र नहीं है? हम जानते हैं कि जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था या द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914। समाप्ति हुआ था 1918 में। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 में। 6 वर्ष चला था और समाप्ति हुआ था 1945 में। तो वर्ल्ड जो है 2 भाग में बट गया, 2 भाग में बट गया था। एक था कौन? एक था मित्र राष्ट्र, कौन था? मित्र राष्ट्र। और एक था धुरी राष्ट्र, कौन था? विजय किसका हुआ? मित्र राष्ट्र। किसका विजय हुआ? मित्र राष्ट्र। धुरी का पराजय। धुरी का मित्र में कौन था? अमेरिका था। कौन था? मित्र में कौन था? अमेरिका था, ठीक है ना। ब्रिटेन था। कौन था? ब्रिटेन था। फ्रांस था। कौन था? फ्रांस था। रूस था। कौन था? रूस था। ये सब इत्यादि जो था ये था मित्र में। कौन था? और धुरी में कौन था? धुरी में जो मैन था वो जर्मनी। कौन था? जर्मनी था। ऑस्ट्रिया था। कौन था? ऑस्ट्रिया था। हंगरी था। कौन था?
हंगरी था, उसके बाद कौन था? ऑस्ट्रिया, हंगरी। उसके बाद इसमें जो है द्वितीय विश्व में जापान भी था। कौन था? द्वितीय विश्व युद्ध में जापान भी था। कौन था? जापान भी था। और द्वितीय विश्व युद्ध में इसमें इटली भी था। कौन था? द्वितीय विश्व युद्ध में इटली। इटली प्रथम विश्व युद्ध में कहाँ था? मित्र में। लेकिन द्वितीय में कहाँ चल गया? इटली में। कहाँ चल गया? और इसमें चीन भी था। कौन था? चीन भी था। अब बोला कौन? मित्र राष्ट्र में नहीं है। मित्र राष्ट्र में यानी किसमें? धुरी में। मित्र में नहीं तो किसमें? धुरी में। और धुरी का जो प्रमुख नेता है कौन है? जर्मनी। कौन है? जर्मनी। अगला स्वराज पार्टी बता दिए थे। स्वराज पार्टी का स्थापना 1923 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? तो बताया था अभी जस्ट हम बताए थे पहले, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी का स्थापना 1923 में किया था। इलाहाबाद। कहाँ किया था? इलाहाबाद में किए थे। इलाहाबाद में किए थे। अगला, इनमें से किसने पावर लूम का आविष्कार किया? यानी पानी से चलता था और ये सूती काटने वाला मशीन था। पावर लूम का आविष्कार किया था कौन? इसको किए थे कौन? तो इसको किए थे जॉन के सैमुअल क्रॉम्पटन। ये हो जाएगा एडमंड कार्टराइट। क्या जाएगा? एडमंड कार्टराइट जो था ये पावर लूम का आविष्कार किए थे। तुम लोग को जितनी वो उसमें मशीन है याद रखना। जैसे बोलेगा सेफ्टी लैंप, क्या जाएगा? हम्फ्री डेवी। सेफ्टी लैंप क्या आ जाएगा? हम्फ्री डेवी से याद रखना, ठीक है ना? सब कुछ देता है। अब बनाना कितना? आधा बनाने लेला कहीं नहीं बनेगा आधा। कौन मुर्दा है जो आधा नहीं बनेगा रे बैला? आधा क्वेश्चन नहीं बनेगा रे बैला। तो यार ध्यान दो, न्यू डील नामक नवीन आर्थिक नीति कौन देश लागू किया था? तो न्यू डील एक नीति था जो लागू किया गया था अमेरिका। कहाँ किया गया था? अमेरिका में। तो न्यू डील व्यवस्था जो है अमेरिका में लागू किया गया था। अगला देखो, 1951 में सोवियत संघ रूस यानी बहुत सारा देश मिलकर जो है रूस बना एक बड़ा देश था, ठीक है ना? सोवियत संघ के विघटन यानी टूट गया। क्या हो गया? टूट गया। और उसके बाद कौन देश महाशक्ति बना था? तो अमेरिका। कौन बना था? ऐसे वर्ल्ड में दो महाशक्ति था, एक रसिया था यानी सोवियत संघ रूस था, दूसरा अमेरिका था। लेकिन जब रूस 15 भाग में टूट गया, कितना भाग में टूट गया? 15 भाग में। कब टूटा? 1991 में टूट गया था। तो एक ही महाशक्ति था अमेरिका। कौन था? अमेरिका। और अभी तो कितने महाशक्ति बन रहा है? अमेरिका भी है तो रसिया भी बन गया है, चीन भी बन रहा है, भारत भी बन रहा है, ठीक है ना? इसका क्या जाएगा? इसका जाएगा क्या? इसका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य। अब 15 भाग में टूट भी गया है, फिर भी अभी जो है रूस सबसे बड़ा देश है। अगला, इनमें से कौन दक्षेस में समझ रहा है? दक्षेस को बोलते हैं सार्क। क्या बोलते हैं? सार्क बोलते हैं। और ये देश का एक संगठन है। सार्क मछली में समझने में लगा। सार्क मतलब हुआ जो ये देश का एक संगठन है। सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? एस से साउथ, एस से साउथ, एस से एशियन, एस से एशियन, एस से एसोसिएशन, एस से एसोसिएशन, फोर, आर से रीजनल, सी से कॉर्पोरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। इसी को हिंदी में बोलते हैं दक्षेस। क्या बोलते हैं? दक्षेस कहा जाता है। तो साउथ एशिया के साउथ में कौन कौन है? तो भारत के साउथ में देख लेना। तो भारत जो है इधर पटे अफगानिस्तान, क्या है? यहाँ पाकिस्तान, क्या है? और यहाँ इंडिया तो खुद हो गया। यहाँ है कौन? श्रीलंका। और यहाँ देखेगा तो मालदीव। कौन है? मालदीव है। और इधर पटी है, यहाँ पर है नेपाल। कौन है? और यहाँ पर है भूटान। कौन है? इधर है बांग्लादेश। कौन है? बांग्लादेश, ठीक है ना? ये सभी जो है सार्क का, किसका? सार्क का मेंबर है। सार्क का मेंबर है। बोलेगा सार्क का मेंबर कौन कौन देश है? तो बोलना है 1 नंबर मालदीव, 2 नंबर श्रीलंका, 3 नंबर इंडिया, 4 नंबर पाकिस्तान, 5 नंबर अफगानिस्तान, 6 नंबर नेपाल, 7 नंबर भूटान, 8 नंबर बांग्लादेश। तो 8 कुल देश है। सार्क में कितना कुल देश है? 8 कुल देश है। इसमें अभी किसका नाम नहीं बोले? इसका नाम बोले थे हम? नहीं बोले थे। तो ये नहीं है, ये नहीं है। और सार्क का स्थापना हुआ तो 1985 में सार्क का स्थापना हुआ था बांग्लादेश के ढाका में। लेकिन इसका मुख्यालय है नेपाल के काठमांडू में सार्क का मुख्यालय है। सार्क का मुख्यालय याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देख ले। तुम लोग को सब सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, चाहे ज्योग्राफी हो, अथी हो, सब रटवा दे रहे हैं। तुम्हें अपना डाटा का 10 बार पूछ के फिर इतना करवा रहे हैं। हिंदी हो, संस्कृत हो, ज्योग्राफी हो, सब रटवा रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग नहीं करेगा। चलो यार ध्यान दो,
क्या बोल रहा है? रूसो किस देश का बताए थे? रूसो देख के रूस नहीं मारना है, रूसो देख के रूस नहीं मारना है। रूसो कहाँ का? फ्रांस। कहाँ का दार्शनिक है? फ्रांस का, इसलिए क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। चलो अगला देखो, अल हिलाल का संपादन किसने किया था? तो अल हिलाल का संपादन किया था मौलाना अबुल। अबुल वाला मारना है, अब्दुल कलाम वाला नहीं मारना है। अब्दुल कलाम वाला नहीं मारना है। अब्दुल कलाम तो एपीजे अब्दुल कलाम याद हो जाएगा, जिसे मिसाइल मैन बोलते हैं, ठीक है ना। तो अबुल बोल रहा है। अल हिलाल का कौन था? मौलाना अबुल 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 कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद। और जो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी बने थे, शिक्षा मंत्री भी बने थे। और एनी बेसेंट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय बोलेंगे, पहली महिला ना, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। क्या जाएगा? और भारतीय नहीं बोलेंगे, डायरेक्ट बोलेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, तब एनी बेसेंट हो जाएगा। एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में जानना करता है, मिसाइल मैन, ठीक है ना, मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम। इंडिया 2020 नाम पुस्तक का लेखक एपीजे अब्दुल कलाम। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक का लेखक एपीजे अब्दुल कलाम। यूनाइटेड माइंड का लेखक एपीजे अब्दुल कलाम। किसने कहा था कि बिहार के विकास के बिना देश का विकास होना असंभव है? एपीजे अब्दुल कलाम। और ये राष्ट्रपति भी बने थे, चलो अगला देखते हैं। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो आप जानते हैं जब प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ था, तो गुटेनबर्ग जो पहला पुस्तक छापा था वो था बाइबिल। कौन था? बाइबिल किसका पवित्र ग्रंथ है? गुटेनबर्ग के। मारे चटास मिल गया जाएगा, सीख के ये लोग लतिया देंगे, चटनी बन जाएगी, ठीक है ना। ईसाई किसका जाएगा? तो ईसाई का पवित्र ग्रंथ ले ले, तुम लोग ले ले, रह जाएगा। कहा जानवर से यहाँ पे उठ के चला था भरे भरे। तो बाइबिल किसका पवित्र ग्रंथ है? ईसाई लोग का, क्रिश्चियन लोग का। कुरान किसका है? मुस्लिम लोग का। ये ना पता है बल्कि का, तुम ठंडा पानी में डूब के मर जाओ, ना तो गर्म पानी में डूब के मर जाओ, लेकिन मर जाओ, ठीक है ना। गीता किसका है? गीता हिंदू लोगों का है। महाभारत रामायण ये सब किसका है? हिंदू लोगों का है। अगला, महात्मा गांधी ने इनमें से किस का संपादन किए थे? तो यहाँ पर ध्यान दो, यंग इंडिया नामक पुस्तक है, कौन था? महात्मा गांधी। लेकिन यंग यूरोप एवं यंग इटली का स्थापना किसने किया था? मैजनी। लेकिन यंग इंडिया नामक पुस्तक कौन है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी कुछ पुस्तक है जो याद रखना है। क्या बताए थे? यंग इंडिया। क्या? यंग इंडिया। फिर हिंद स्वराज, इंडियन ओपिनियन। फिर याद रखना है तुम लोग को हरिजन पत्रिका। फिर याद रखना है वो इसका आत्मकथा बोले तो ये खुद इसका अपने बारे में लिखे हैं। कौन? तो पुस्तक का नाम बता ना, द एक्सपेरिमेंट ऑफ माई ट्रूथ, यानी सत्य के साथ मेरा प्रयोग। कौन लिखे थे? महात्मा गांधी। द एक्सपेरिमेंट ऑफ माई ट्रूथ। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है देखो यहाँ, अगला है कि काउंट काबुल को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? सबको पता है काउंट काबुल को विक्टर इमैनुअल जो है प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। और मेजनी काउंट काबुल गैरिबाल्डी जो है, ये तीनों को इटली के एकीकरण में अहम योगदान था। और काउंट काबुल जो था, विक्टर इमैनुअल जो था, कहाँ का आया था? साल्डिनिया पिडमाउंट। वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने किया? पता है? वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 में वियना सम्मेलन हुआ था। 1815 में वियना सम्मेलन हुआ था। और इसका मेजबानी किया था कौन? मेटरनिक। और ऑस्ट्रिया का रानी कहाँ है? तो वियना। कहाँ पर है? और मेटरनिक जो था, मेटरनिक के शासनकाल कब से कब माना जाता है? मेटरनिक युग कब से कब बोलते हैं? तो
तो 1815 से लेकर 1848 ईस्वी तक के शासनकाल को मेटरनिक युग कहा जाता है। यह चांसलर था कहाँ था? ऑस्ट्रिया का। ऑस्ट्रिया राजधानी कहाँ पर है? वियना। कहाँ पर है? वियना में। किसने कहा था यूरोप छींकता है, फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो मेटरनिक ने कहा था फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। अगला, आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए रूस में किस संगठन का स्थापना हुआ? अंदर में जब लेनिन बन के आए थे, लेनिन जब सेना लेनिन जो है रूस का जब कमांड संभाले थे तो उसको अंदर में बहुत सारा विद्रोह होने लगे थे। उसको दबाने के लिए उसके विरोधी लोग प्रयास करने लगे थे। तो उससे निपटने के लिए लेनिन अपनाए थे चेका। चेका एक पुलिस संगठन था। इसका निर्माण किए थे और अपने आंतरिक विरोधी को दबा दिए थे। तो चेका क्या रखना। और बाहर वाला को लड़ने के लिए लाल सेना, ट्रॉट्स्की, लाल कुर्ती गरीबाल्डी। दलित पैंथर्स महाराष्ट्र। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 सुभाष चंद्र बोस। भूल गए लाइव तो बताए थे ना। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 सुभाष चंद्र बोस। और बोल्शेविक क्रांति का नेता लेनिन। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुआ। बोल्शेविक क्रांति का नेता लेनिन था, लेकिन मेंशेविक क्रांति का नेता कौन था? केरेंस्की। मेंशेविक मतलब अल्पमत वाला और बोल्शेविक मतलब बहुमत वाला। अगला, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का घोषणा किया गया? 1986 24 दिसंबर 1986 में उपभोक्ता को संरक्षण के लिए, उपभोक्ता साथ कुछ गलत ना हो, उसे पैसा लेके मतलब 2 नंबर वाला सामान न दे दे, इसके संरक्षण के लिए 1986 में जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बना था। अच्छा, उपभोक्ता को शिकायत करने में कितना रुपया लगता है? एक भी रुपया नहीं लगता है। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च। लेकिन राष्ट्रीय उपभोक्ता 24 दिसंबर। विश्व उपभोक्ता 15 मार्च। चलो अगला देखो। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाए थे? सबको पता है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान 1868 ईस्वी में कौन लगाए थे? तो दादा भाई नौरोजी लगाए थे। और ये एक पुस्तक लिखे थे, उसका पुस्तक का नाम क्या था? द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्या पुस्तक का नाम था? द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक का नाम था। 1868 में संपादन हुआ था। उसवी में सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी बताए थे कि भारत के लोगों के प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया। कितना रुपया है? 20 रुपया है। और धन निष्कासन का सिद्धांत भी सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी दिए थे। अगला, गरीबी की तुलना किसने अर्थशास्त्री ने? गरीबी की तुलना कौन अर्थशास्त्री है जिसने कैंसर से किया था? तो कुजनेट। क्या जाएगा? कुजनेट। यानी कुजनेट कहा था कि गरीबी किस तरह है? तो कैंसर की तरह है। जिस प्रकार कैंसर जान ले लेता है उस प्रकार गरीबी जो है व्यक्ति को जान ले लेता है। ठीक है, तो गरीबी क्या है? कैंसर की तरह है। कौन बोले थे? अर्थशास्त्री कुजनेट। कुजनेट कहे थे। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अगर अर्थशास्त्र पुस्तक नहीं बोल रहे हमारा चटांग मुर्गी आ जाएगी। अर्थशास्त्र पुस्तक बोलेंगे तो चाणक्य होगा। अर्थशास्त्र का जनक हो जाएगा एडम स्मिथ। क्या जाएगा? एडम स्मिथ। चलो अगला देखो। मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन यानी एच, विकास यानी डेवलपमेंट, और सूचकांक यानी इंडेक्स यानी HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक में इनमें से किसे सम्मिलित किया गया है? सब है। जीवन प्रत्याशा लाइफ स्टैंडर्ड कैसा है? ऐसा ना है कि बहुत कमा लिया करोड़पति है, फटा चिट्टर पहन के घूम रहा है। ठीक है, तो लाइफ स्टैंडर्ड है, कमा लिया तुम बहुत है, लेकिन तुम्हारे पास जो है लाइफ स्टैंडर्ड नहीं है, करोड़पति बन गया है, फटा चिट्टर पहन लिया, गंजी फटल है, पैंट फटल है, ठीक है ना, घूम रहा है, तो क्या होगा? धोती फटल है, तो लाइफ स्टैंडर्ड है? लाइफ स्टैंडर्ड नहीं है। तो जीवन प्रत्याशा कैसा है? जीवन स्तर कैसा है?
जीवन प्रत्याशा मतलब उम्र होता है, जीवन स्तर मतलब लाइफ स्टैंडर्ड, लाइफ स्टैंडर्ड। जीवन प्रत्याशा मतलब होता है उमरिया यानी स्वास्थ्य, यानी कितना साल तक जीवित रहेगा, कितना साल तक जीवित रहेगा। शिक्षा, ये करोड़पति बन गया, पढ़ेबल कर रहा है, पढ़ेबल करेंगे बेटा बेटी के पैसा खर्चा हो जाएगा। शिक्षा का स्तर कैसा है, ये तीनों लिखा है, तीनों रहता है, क्या रहता है, तीनों को रहता है, तीनों में सभी क्या जाएगा। अरे गांव में अभी इस तरह नहीं मिलता, लोग देखना कमाल लगा, जो जितना जितना अमीर रहेगा उतना फटल पहनेगा, देखता है, ठीक है ना। चलो यार ध्यान दो, भारत में आर्थिक नियोजन का काम कौन सी संस्था करती है। आर्थिक नियोजन, आर्थिक तो योजना तो होगा रहेगा, तो खत्म हो गया, मर गया ही, नहीं मर गया रे, कब मरा था। तो ये 31 दिसंबर 2014, 31 दिसंबर 2014 को जो है योजना आयोग मर गया, खत्म हो गया था। इसके स्थान पर आया कौन, नीति आयोग। कौन आया, नीति आयोग। सिंपल बात है, नीति आयोग होगा, क्या आ जाएगा, नीति आयोग। क्या जाएगा, तो आर्थिक नियोजन का काम कौन करता है, तो नीति आयोग। कौन करते हैं, नीति आयोग का स्थापना कौन किए थे, नरेंद्र मोदी कब के थे, 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015 को किए। और योजना आयोग और नीति आयोग दोनों का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। कौन होता है, प्रधानमंत्री। योजना आयोग का वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र मोदी। योजना आयोग ने नीति आयोग का, लेकिन योजना आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहर। अगला बोल रहा है क्या, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश, बताया दिए थे, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम बताए थे कि भारत का राष्ट्रीय आय 20 रुपया है, ठीक है ना। और धन निष्कासन का सिद्धांत देते, धन निष्कासन का सिद्धांत दिए थे कौन, दादा भाई नौरोजी 1868 में, से बता चुके हैं। चलो अगला देखो क्या, अगला बोल रहा है कि स्वीडन की मुद्रा का क्या कहा जाता है, स्वीडन के मुद्रा को क्या कहा जाता है ये बताना है, तो पढ़ लो। स्वीडन के मुद्रा को बोलते हैं कोरोना, क्या बोलते हैं, कोरोना। ये वाला कोरोना ना है, दूसरा कोरोना है, इससे अमीर बन जाएगा। ये कोरोना कौन है, ये कोरोना ऐसा नहीं कि इससे अमीर बन जाएगा, ठीक है ना। यह कोरोना यानी इससे हो जाएगा माला माल, यानी रुपया है, ठीक है ना। यह कोरोना इससे बन जाएगा, कौन चीज, इससे बन जाएगा नर्क मार, ठीक है, नर्क में चल जाएगा। ये कोरोना देगा माला माल बना है। तो स्वीडन के मुद्रा का नाम क्या है, कोरोना। क्या है, कोरोना याद रखना। और स्वीडन की राजधानी का स्टॉकहोम, कहाँ पर है, स्टॉकहोम है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड सब एक जगह है। नॉर्वे के ओस्लो, और स्वीडन के स्टॉकहोम, और फिनलैंड के हेलसिंकी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन, और जो नोबेल पुरस्कार लेता है, नोबेल पुरस्कार यही देता है स्वीडन। कौन देता है, स्वीडन। और ओस्लो एक देता शांति वाला, ठीक है। निम्नलिखित में कौन भारत का सर्वोच्च बैंकिंग है, जानवे करता है, सबसे बैंकों का बैंक कौन है, सर्वोच्च बैंक कौन है, आरबीआई। कौन है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक है। बैंकों का बैंक रिजर्व, आरबीआई। सर्वोच्च बैंक आरबीआई, केंद्रीय बैंक आरबीआई। सभी बैंक को कंट्रोल कौन करता है, आरबीआई। आरबीआई का स्थापना कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935। आरबीआई का स्थापना कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935। किस कमेटी के सिफारिश पर, जीसी हिल्टन कमेटी के सिफारिश पर। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ आरबीआई का, तो 1949, 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था, याद रखना। और इसका मुख्यालय क्या है, मुंबई। कहाँ मुख्यालय है, इसका मुख्यालय जो है मुंबई। कहाँ पर है, मुंबई है। नोट जारी कौन करता है, आरबीआई। कौन करता है, आरबीआई करता है। और स्टेट बैंक भी याद रखना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ था 1955 में इसका स्थापना हुआ था। इसका भी मुख्यालय मुंबई। कहाँ पर है। और नाबार्ड का स्थापना हुआ था 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड का स्थापना हुआ था। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसका स्थापना हुआ 12 जुलाई 1982 का। मुख्यालय मुंबई में। चलो आगे बढ़ते हैं। मानव के सर्वांगीण विकास एवं सामाजिक आर्थिक विकास के सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो महत्वपूर्ण क्या रहेगा, मानव के सर्वांगीण विकास के सबसे महत्वपूर्ण क्या है, पूंजी रहेगा। पूंजी सब काम हो जाएगा, पूंजी रहेगा कुछ कर पाएगा। मजदूर की तरह खटते रहो,
पूंजी रहेगा, सब रहेगा, धन शिक्षा सब मिल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या, अगला है इनमें से कौन भारत जीवन निर्वाह का मुख्य साधन है? जीवन निर्वाह का मुख्य साधन कौन सी है? जीवन निर्वाह रखना भारत में अधिकतर कृषि से होता है ना, होता है, कमाता है तो उस सब में जा रहा है, लेकिन जीवन निर्वाह किससे हो रहा है भारत में? तो जीवन निर्वाह का भारतीयों के लिए जीवन निर्वाह का मुख्य साधन किस क्या है? कृषि। क्या है? कृषि क्या है? प्राथमिक क्षेत्र क्या है? प्राथमिक क्षेत्र। उद्योग क्या है? द्वितीय क्षेत्र। और सेवा क्या है? तृतीय क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र। आगे प्राथमिक क्षेत्र में खनन क्या आ जाएगा? खनन हो, खनन मतलब जमीन के अंदर खोद के निकालना, प्रकृति के द्वारा जो डायरेक्ट होगा। तो कृषि हो, पशुपालन हो, मछली पालन हो, बतख पालन हो, खनन हो, ये सभी प्राथमिक क्या आ जाएगा? प्राथमिक। और विनिर्माण द्वितीयक। विनिर्माण यानी उद्योग में निर्माण होता है, और संचार और यातायात ये क्या है? सेवा। क्या है? तृतीयक। क्या आ जाएगा? तृतीयक। सर्वाधिक कमाई किसमें है? तृतीयक। किसमें है? सबसे कम किसमें है? प्राथमिक। किसमें है? प्राथमिक में। अगला, सोने के आभूषण की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए सोना के आभूषण पर होता है हॉलमार्क। क्या होता है? हॉलमार्क। क्या होता है? हॉलमार्क। ठीक है, याद रखना। और एग्रीकल्चरल सामान पर एक मार्क। एग्रीकल्चरल सामान पर एक मार्क। और पर्यावरण पर इको। पर्यावरण पर इको मार्क। ठीक है ना। शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। 24 कैरेट का होता है। सोना का संकेत क्या होता है? एयू। क्या होता है? एयू। परमाणु संख्या कितना होता है? परमाणु संख्या 79। कितना होता है? 79 होता है। लैटिन नाम ओलम। लैटिन नाम ओलम। अगला, इनमें से किस संस्था का गठन 1954 में किया गया? तो बताओ, किस संस्था का गठन 1954 में किया गया था? तो 1954 में स्थापना किया गया था राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद मानव चट्टान में दिया जाएगा जरा। योजना आयोग का स्थापना तो 1950 के लगभग हो गया था। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना हुआ था 1954 में। आगे बढ़ते हैं। मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है, तो मौसम के अनुसार कहाँ काम होता है? कृषि में। कृषि में होता है, तो मौसमी बेरोजगारी कहाँ मिलेगा? कृषि क्षेत्र में। प्राथमिक क्या जाएगा? प्राथमिक। सेवा क्षेत्र क्या होगा? तृतीयक। औद्योगिक क्षेत्र क्या होगा? द्वितीयक। क्या जाएगा? द्वितीयक। अगला देखो, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो होता है, यहाँ पर जो है जो मालिक होता है वही सब कुछ होता है। ठीक है ना। तो यहाँ आ जाएगा क्या? यहाँ आएगा साधनों का निजी। निजी मतलब प्राइवेट। निजी मतलब प्राइवेट स्वामित्व, यानी यहाँ प्राइवेट को ज्यादा मतलब वैल्यू होता है। अमेरिका क्या है? पूंजीवादी। क्या है? पूंजीवादी है। क्या है? पूंजीवादी है। और रूस क्या है? समाजवादी। रूस क्या है? समाजवादी। भारत क्या है? भारत मिश्रित। दोनों मिलाकर मिश्रित। क्या आ जाएगा? मिश्रित। तो अमेरिका पूंजीवादी, और रसिया समाजवादी, और भारत मिश्रित। भारत मिश्रित। याद रखना, ज्यादा क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? तरुण भारत संघ का स्थापना। तरुण भारत संघ का संबंध किस राज्य से है? तो तरुण भारत संघ का संबंध किस राज्य से है? हो गया सर। हाँ, तरुण भारत संघ का संबंध किस राज्य से है? चलिए बता। इसका संबंध जो है तरुण भारत संघ, ये भी महाराष्ट्र है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में इसका स्थापना हुआ तरुण भारत संघ का। अगर रूस के सहयोग से किस विद्युत संयंत्र का स्थापना हुआ? तो रूस के सहयोग से जो विद्युत संयंत्र का स्थापना कुडनुकुलम। कौन हुआ? कुडनुकुलम। कुडनुकुलम और कल्पक्कम दोनों कहाँ है? तमिलनाडु। कहाँ है? कुडनुकुलम कल्पक्कम तमिलनाडु। कुडनुकुलम कल्पक्कम तमिलनाडु। लेकिन तुम लोग को पूछता है तारापुर। क्या पूछता है? भारत का सबसे पुराना, भारत का सबसे पुराना जो है एशिया का भी सबसे पुराना जो है तारापुर। कौन है? तारापुर। ये कहाँ है? महाराष्ट्र। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। नरोला कहाँ है? नरोला। नरोला यूपी। कहाँ पर है? नरोला कहाँ पर है? यूपी। कहाँ पर है? यूपी। कया 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 कईगा कर्नाटक। कईगा कर्नाटक। कल्पक्कम। कल्पक्कम। तो कल्पक्कम और कुडनुकुलम तमिलनाडु। कल्पक्कम और कुडनुकुलम तमिलनाडु। और काकरापाला गुजरात। काकरापाला गुजरात। और रावट भाटा राजस्थान। रावट भाटा राजस्थान। याद रखना है। तारापुरा महाराष्ट्र। तारापुर महाराष्ट्र। सबसे पुराना नरोला यूपी। नरोला यूपी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखो क्वेश्चन क्या है? कौन जी था? ऑल ऑफ यू मार देना। ठीक है ना। निम्नलिखित कौन झूम कृषि है? क्या बोल रहा है? कौन झूम कृषि है? कौन झूम कृषि है? तो झूम कृषि जो है अति मतलब कौन मतलब जो है कृषि स्थानांतरित कृषि है, यानी एक जगह खेती किया जाए, खेती किया तो फिर दूसरा जगह खेती करेगा। ठीक है ना। प्रारंभिक जीविका कृषि को किस नाम से जानते हैं? वैसा कृषि जिसमें एक जगह कर लिया कृषि, फिर दूसरा जगह चल गया, फिर वहां खेती किया है, फिर वहां कुछ दिन रहा, फिर तीसरा जगह चल गया, वहां खेती किया है। ठीक है, घुमक्कर खेती। ठीक है, घुमक्कर खेती। तो उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं झूम। क्या बोलते हैं? पूर्वोत्तर भारत में बोलते हैं झूम। पूर्वोत्तर भारत में बोलते हैं
झूम बोलते हैं, ठीक है ना। और उसी को जो है दीपा और पामलू भी कहा जाता है, दीपा और पामलू भी कहा जाता है, ठीक है ना। यानी इसका जो है छत्र बदलेगा तो इसका नाम भी बदल जाता है। जैसे पानी को क्या जल, पानी को जल भी बोलते हैं, पानी को पय भी बोलते हैं, पानी को रस भी बोलते हैं, पानी को तो भी बोलते हैं ना, बोलते हैं ना, बोलते हैं। तो तुम लोग को लड़का भी बोलते हैं, लेर भी बोलते हैं, बकलोली बोलते हैं, गधा बोलते हैं ना। तो इनमें सभी हो जाएगा, इन्होंने हो गया, बकलोली हो गया, गधैया हो गया, बदरिया हो गया, इनमें सभी हो गया। उसी प्रकार उसी प्रकार जो स्थानांतरित कृषि होता है उसको झूम भी बोलते हैं, दीपा भी बोलते हैं, पामलू भी बोलते हैं, सभी क्या जाएगा, सभी क्या जाएगा, सभी हो जाएगा। चलो अगला देखो, अगला बोल रहा है क्या, दक्कन ओडिसी किस राज्य में चलाई जाती है, दक्कन ओडिसी किस राज्य में चलाई जाती है, जल्दी बता। तो दक्कन ओडिसी जो है, ये ओडिसी देख के ओडिशा ने मार देना, ओडिसी ऐसे ऑप्शन मारना जो, लेकिन ओडिशा तो लोग ऑप्शन में रहेगा। तो ओडिसी देख के ओडिशा ने मारना है, मारना है महाराष्ट्र, क्या मारना है, दक्कन ओडिसी जो है काफी मतलब लग्जरी ट्रेन है, ये चलता है महाराष्ट्र में, चलता है महाराष्ट्र में, चलता है महाराष्ट्र में चलता है। भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 कब हुआ था, 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण भारत में हुआ था, ठीक है ना। एयर इंडिया वगैरह को जो चलता है जैसे वायु परिवहन के अंतर्गत आएगा, तो 1953। अगला इन्नौर, इन्नौर या एन्नौर, क्या बोलेगा, एन्नौर लिखा रहेगा, इन्नौर लिखना रहेगा, एन्नौर रहेगा। तो एन्नौर बंदरगाह किस राज्य में है, तो हो जाएगा क्या, इसका जाएगा तमिलनाडु, क्या जाएगा, तमिलनाडु। बंदरगाह बहुत सारा है, तुमको बताते हैं, हम 12 बताते हैं कि यहाँ है गुजरात, क्या है, तो गुजरात के पास यहाँ पर है कांडला, कौन है, कांडला, बोले कांडला बंदरगाह कहाँ पर है, गुजरात में, कहाँ पर है, गुजरात में। और एक ज्वारीय बंदरगाह, ज्वारीय बंदरगाह है, यहाँ आएगा तो महाराष्ट्र, क्या मिलेगा, महाराष्ट्र में 2 गो है, वो मुंबई, क्या है, मुंबई कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। अरे देखो नहावा सेवा, नहावा सेवा, मुंबई में तुम लोग नहाता है ना समुद्र में जाके, नहावा सेवा जिसको बोलते हैं क्या, पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ये दोनों मुंबई, दोनों कहाँ पर है, मुंबई। एक यहाँ पर गोवा, क्या है, गोवा में है मार्मो गोवा, क्या है, मार्मो गोवा। तो पहचान जाएगा, क्वेश्चन पिछला बार आ चुका है, 2022 में आ चुका है कि मार्मो गोवा बंदरगाह कहाँ पर है, गोवा, कहाँ पर है, मार्मो गोवा, गोवा, मार्मो गोवा, गोवा। फिर यहाँ कर्नाटक, क्या है, कर्नाटक, कर्नाटक में है मंगलोर बंदरगाह, कौन है, मंगलोर बंदरगाह कहाँ पर है, कर्नाटक, कर्नाटक। फिर यहाँ केरल, क्या है, केरल में है कोचिन, क्या है, कोचिन बंदरगाह। जैसे अरब सागर के रानी, अरब सागर के रानी, पूर्व का वेनिस, पूर्व का वेनिस कहाँ है, कोचिन, कहाँ है, कोचिन यानी केरल। तमिलनाडु में 3 गो है, यहाँ पर है एन्नौर, क्या है, एन्नौर सबसे दक्षिण वाला, एन्नौर सबसे दक्षिण वाला, एन्नौर। यहाँ पर है चेन्नई, क्या है, यहाँ तूतीकोरिन है, क्या है, तूतीकोरिन, तूतीकोरिन कहाँ है, तमिलनाडु, कहाँ पर है, तमिलनाडु। यहाँ पर है चेन्नई, चेन्नई भी कहाँ है, तमिलनाडु, तमिलनाडु में। सबसे पुराना बंदरगाह कौन है, चेन्नई, कौन है, चेन्नई है। और यहाँ है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, क्या है, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, क्या है, विशाखापट्टनम। सबसे गहरा बंदरगाह कौन है, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम। यहाँ है ओडिशा, ओडिशा में पारादीप, क्या है, पारादीप कहाँ पर है, ओडिशा, कहाँ है, ओडिशा। यहाँ पर है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में है कोलकाता, कौन है, कोलकाता कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल। और एक नीचे है अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर, यहाँ ध्यान दे। चलो अगला देखो, अगला क्या है, अगला जो है वो बोल रहा है बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी कौन है। तो बिहार का जो प्राचीनतम सबसे पुराना नदी घाटी जो है सोन, कौन है, सोन नदी घाटी, कौन सा है, सोन नदी घाटी सबसे प्राचीन नदी घाटी है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और सोन नदी निकलती है कहाँ से, अमरकंटक की चोटी से, अमरकंटक की, मध्य प्रदेश में एक पर्वत है, ठीक है ना, मैकाल पर्वत है, उसके चोटी है अमरकंटक की चोटी, उससे निकलती है सोन नदी। कौन निकलती है, अमरकंटक की चोटी से 3 नदी निकलती है, सोन भी निकलती है और नर्मदा भी निकलती है, नर्मदा भी निकलती है, और एक और निकलती है महानदी। कौन निकलती है, महानदी, ठीक है ना, याद रखना, ये दोनों काफी इंपोर्टेंट है। सोन नदी निकलती है और ये पटना के पास आके गंगा नदी में आके अपना जल को गिरा देती है, गंगा नदी में अपना जल को गिरा देती है। कौन नदी, सोन नदी, कौन नदी। और नर्मदा नदी जो है ये पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में खंबात की खाड़ी में जल गिरा देती है, ये बंगाल के खाड़ी में। याद रखना, यहाँ पर जाएगा सोन, क्या जाएगा, सोन है। कोसी नदी भारत का सबसे मतलब बिहार का शोक कोसी नदी, बिहार का शोक कोसी नदी, सबसे तीव्र गति से बहने वाला नदी कोसी नदी। निकलती कहाँ से, नेपाल, कहाँ निकलती है, नेपाल से गोसाई थान, नेपाल की गोसाई थान चोटी से निकलती है। और गंडक नदी घाटी जानवे करता है,
गंडक नदी घाटी जो है ये बिहार एवं यूपी के बीच सीमा बनाते हुए आती है, ठीक है ना, गंगा नदी में मिल जाती है। अगला, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड। कहाँ पर है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। राजा जी भी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। फिर फूलों की घाटी भी उत्तराखंड को ही कहा जाता है। क्या रखना? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये भी क्या उत्तराखंड क्या है? और इसका नाम बदलकर अभी रखा गया है क्या? तो रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा नेशनल पार्क इसका नाम बदल कर रखा गया है, चूंकि इससे रामगंगा नदी बहती है। रामगंगा नदी बहती है, याद रखना। चिपको आंदोलन को शुरुआत किसने किया था? सब पता है। चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा कब किए थे? 1973 में। कहाँ से किए थे? उत्तराखंड। कहाँ से किए थे? उत्तराखंड से किए थे। और ये लोग ब्रिज से चिपक जाते थे और ठेकेदारों को जो है जंगल काटने से रोकते थे, तो चिपको आंदोलन हो जाएगा कौन? तो हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा हो जाएगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा नदी पर जब सरदार सरोवर बांध बन रहा था तो सरदार सरोवर बांध का विरोध कर रहे थे कौन? मेधा पाटेकर। तो बोले बताओ नर्मदा बचाओ आंदोलन, तो क्या जाएगा? मेधा पाटेकर। अगला देखो, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रफल वन है? बिहार में बहुत कम है, मात्र 7%। कितना पर है? 7% होना कितना चाहिए? 33। कितना होना चाहिए? 33, यानी एक तिहाई। लेकिन है कितना पगलवा? 7 है, तो बहुत नुकसान है, ठीक है ना, क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण हो जाता है। तो 7% है। कितना परसेंट है? 7% है। लेकिन भारत में कितना है? 24। कितना परसेंट है? भारत में 24% है। होना कितना चाहिए? 33। कितना चाहिए? 33। पूरा भारत में कितना है? 24। बिहार में कितना है? 7। कितना है? 7 है, तो यहाँ जाएगा 7, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है, तुम लोग सुन रहे हैं? लतिया लेंगे से होश में है। कौन क्वेश्चन हम क्या बोल रहे हैं बता रहे हैं तुम लोग? काइस भी क्वेश्चन आ सकता है। अरे सुन, यहाँ पे बैठ जाएगा मुर्दासन करने रहेगा। बोला कि तुम लोग तो घर में आज नहीं किया है, कुछ जुगाड़ के ना वो भूल के आता है, तब तो हम ही यहाँ पर आज करवा रहे हैं, जानवर है ही। अला बोला इनमें से कौन कार्बनिक खनिज नहीं है? कार्बनिक खनिज नहीं है, यानी कार्बनिक खनिज नहीं, यानी कार्बन उसमें नहीं पाया जाएगा। कार्बन उसमें नहीं पाया तो बिटुमिनस कोयला है। कोयला में तो कार्बन होवे करता है। कोयला में कार्बन होता है रे? होता है। खनिज तेल तो तेल में भी कार्बन होता है। कार्बन रहेगा तो जलेगा, कार्बन रहेगा तो जलेगा, ठीक है ना। और प्राकृतिक गैस एलपीजी जो होता है, एलपीजी, इसमें भी क्या होता है? इसमें होता है एलपीजी में प्रमुख रूप से होता है एथेन। क्या होता है? एथिप्रोपेन होता है। कौन होता है? सॉरी देखो, एलपीजी में होता है एथेन प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। प्रमुख रूप से कौन होता है? ब्यूटेन। कौन होता है? एलपीजी और लटरबा जो होता है, लटरबा उसमें प्रमुख रूप से होता है ब्यूटेन। क्या होता है? ब्यूटेन। और ब्यूटेन में भी आइसो में ब्यूटेन। एथेन में भी कार्बन देखो, अरे एथेन में कितना कार्बन? 2 कार्बन। और फिर 6 हो जाएगा। प्रोप में कितना कार्बन? 3 कार्बन। 3 दूनी 6, 6 2 8। ब्यूट में क्या कार्बन? 4 कार्बन। 4 दूनी 8, 8 2 10। कार्बन तो इसमें भी है, तो सभी हो जाएगा। क्या जाएगा? तो कार्बनिक खनिज नहीं है। कार्बनिक खनिज नहीं आना होगा। कार्बनिक खनिज है तो सभी क्या जाएगा? सभी कार्बनिक खनिज है। सभी क्या है? सभी में कार्बन पाया जाता है। सभी में कार्बन पाया जाता है, इनमें से सभी हो जाएगा। सभी में कार्बन पाया जाता है। अगला, सीमेंट उद्योग। बका रहा है। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल कौन है? पता है? चूना पत्थर। कौन है? सीमेंट उद्योग में जो अधिकांश रूप में होता है चूना पत्थर। क्या होता है? चूना पत्थर। बॉक्साइट किसका है? एल्युमिनियम। किसका? और लो एस का 4 गो बताइए कहते महल से मो से मैग्नेटाइट, हो से हेमेटाइट, लो से लिमोनाइट, सो से सिडेराइट। अच्छा, 1 नंबर वाला मैग्नेटाइट, भारत में सर्वाधिक 2 नंबर वाला हेमेटाइट, और सबसे घटिया लास्ट वाला सिडेराइट। भारत का पहला तेल शोधक कारखाना बताइए कि है असम के डिगबोई। भारत का ही नहीं, पूरा एशिया का सबसे पुराना, सबसे पहला तेल शोधक कारखाना जो है असम का डिगबोई है। लेकिन अभी जो है सबसे अधिक तेल कहाँ से निकलता है? तो महाराष्ट्र के मुंबई हाई, महाराष्ट्र में अरब सागर में समुद्र में एक तेल निकालने का जगह है, पेट्रोलियम निकालने की जगह है, उसका नाम है मुंबई हाई। क्या है?
तो मुंबई हाई से अभी सबसे अधिक पेट्रोलियम निकाला जाता है, जो मुंबई से 176 किलोमीटर दूर है, 176 किलोमीटर दूर है। इसे बोलते हैं सागर सम्राट। क्या बोलते हैं? सागर सम्राट। अगला देखो क्या है, अगला है मुंबई हाई प्रसिद्ध है, ये बता चुके हैं। मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तेल शोधन के लिए, वहां तेल निकलता है, बताए किए थे। मुंबई से कितना किलोमीटर दूर है? 176 किलोमीटर दूर है। कौन सागर में है? तो अरब सागर में है। कौन सागर में है? अरब सागर में है। मुंबई हाई प्रसिद्ध किसके लिए? तो तेल शोधन के लिए, तेल शोधन के लिए, तेल शोधन के लिए। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? चावल। तो चावल के बिना तो नींद आएगा नहीं, ठीक है ना। तो चावल, चावल रबी है या खरीफ है? खरीफ है। जो गर्मी एवं बरसात में लगता है, यानी जो बरसात के मौसम में लगता है, ठीक है ना, शुरुआत में लगता है, वो चावल क्या है? उसे खरीफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो चावल हो गया, ज्वार हो गया, ज्वार हो गया, चावल हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया। चावल ज्वार बाजरा मक्का, चावल ज्वार बाजरा मक्का, चावल ज्वार बाजरा मक्का, खरीफ क्या है? खरीफ है। लेकिन गेहूं ठंडा में लगता है, मटर ठंडा में लगता है, चना ठंडा में लगता है, सरसों ठंडा में लगता है, आलू ठंडा में लगता है, तिल ठंडा में होता है। ये सभी क्या है? सरसों का गोटा क्या है? मारेंगे देखो भोटा बना। चलिए सब रबी क्या है? रबी, ठंडा में रबी। अगला, जूट उत्पादन में कौन देश अग्रणी है? जूट समझता है ना? अरे कुदरुम बोला, कुदरुमा का जो नोचते हैं हम लोग, नोचते हैं ना, पानी में फूलने दे देगा, उसको नोचेगा, ठीक है ना। भैंसिया वाला बोरवा ना बनता है, बनता है। तुम लोग भैंसी है, तुम लोग उनके ओरले है, तो जो भैंस के जो बोरा आता है उसको बोलते जूट। क्या बोलते हैं? तो जूट उत्पादन में कौन देश अग्रणी है? तो अभी भारत। कौन है? पहले बांग्लादेश था, लेकिन अभी वर्तमान समय में भारत, वर्तमान समय में। और भारत में भी कौन राज्य सबसे अधिक उत्पादन करता है? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ठीक है ना। और सर्वाधिक जूट मिल कारखाना भी कहाँ है? भारत में। और भारत में भी कहाँ? पश्चिम बंगाल। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। इसे बोलते हैं क्या? सुनहरा गोल्ड, यानी सुनहरी रेशा। सुनहरी रेशा किसे कहते हैं? तो जूट किसे कहते हैं? गोल्डन फाइबर जूट क्यों कहा जाता है? अगला, इन राज्यों में कौन लो अयस्क का अग्रणी उत्पादक है? लो अयस्क सबसे ज्यादा उत्पादक है, अभी जो है ओडिशा। कौन है? ओडिशा में सबसे अधिक लोह अयस्क है। 4 प्रकार का लोह अयस्क होता है: मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेलाइट। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेलाइट, पता है ना। और चुंबक को बोलते हैं मैग्नेटाइट। क्या बोलते हैं? मैग्नेट। मैग्नेट मतलब मैग्नेटाइट। फार्मूला क्या होता है? Fe3O4, Fe3O4। अगला है, किसे बिहार का रेशम नगर कहा जाता है? तो बिहार का रेशम नगर कहा जाता है भागलपुर। किसे? अरे बिहार का सिल्क, सिल्क वाला, सिल्क शहर किसे कहते हैं? सिल्क यानी रेशम। तो सिल्क शहर किसे कहते हैं? भागलपुर। क्या? भागलपुर का रेशमी कपड़ा काफी फेमस है ना, फेमस है। भागलपुर का जो रेशमी कपड़ा है काफी फेमस है। तो भागलपुर क्या जाएगा? भागलपुर क्या जाएगा? भागलपुर हो जाएगा। चलो अगला देखो क्या है, बिहार की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो बिहार में कृषि होगा करता है, कृषि होता है, कृषि हो जाएगा। बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है, पता है, बाढ़। और बिहार में अधिकतर क्या है? बाढ़। हम लोग के क्षेत्र में नहीं, उत्तरी बिहार में नहीं, गंगा के पार, गंगा के पार में खाली बाढ़ आता है। जब उधर जाएगा बरैया क्षेत्र में बारिश के मौसम में, गंगा के जब पार जाएगा, नदी जाएगा, तो देखना सब क्षेत्र में डूबा रहता है, ठीक है ना। तो बाढ़ क्या जाएगा? पहला बाढ़ है, दूसरा है सूखा। क्या है? उत्तरी भारत बाढ़ से परेशान, उत्तरी बिहार बाढ़ से परेशान, और दक्षिणी बिहार सूखा से परेशान। मेन कौन है? बाढ़। मेन कौन है? बाढ़। चलो आगे देखते हैं। अगला जो है वो क्या है? अगला देखो क्या है, अगला बोला कुहासा तटबंध। कुशहा है, कुहासा ना है, कुशहा। क्या है? कुशहा तटबंध। कुशहा तटबंध किस नदी पर है? तो कुशहा, को से कुशहा, को से कोसी, तो ऐसे मार देगा, को से कुशहा, को से कोसी, तो मारो को से कुशहा, को से कोसी नदी। और बिहार का शोक कोसी नदी, बंगाल के शोक दामोदर नदी, और चीन का शोक हांगो नदी। चीन का शोक हांगो नदी। इसका कोसी क्या जाएगा? कोसी कहाँ से निकलती है? नेपाल से। नेपाल से कहाँ निकलती है? गोसाई थान चोटी, गोसाई थान चोटी। अगला, सतलज नदी पर कौन सा कृत्रिम जलाशय है? तो सतलज नदी पर, सतलज नदी जो है ये पंजाब से होकर बहती है, हिमाचल प्रदेश के बाद पंजाब में जाती है। और सतलज नदी पर एगो बांध है। कौन बांध है? एगो बांध है। कौन बांध है? भाखड़ा नांगल बांध। भूल गए ला? भाखड़ा नांगल बांध, जो
जो भारत के सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, जिसका ऊंचाई 226 मीटर है। अब यहाँ बांध बनाएंगे तो सिंपल बात है, पीछे क्या होगा, पीछे जो है पानी डिग जाएगा, पानी ना डिगेगा, पानी डिग जाएगा तो बोलते हैं जलाइस। क्या बोलते हैं, जल का आइस, जलाइस बोलते हैं। उस जलाइस का नाम है गोविंद सागर। क्या है, गोविंद सागर जलाइस। क्योंकि पंजाब में सिख गुरु है और सिख के 10वां गुरु कौन है, गुरु गोविंद सिंह है, तो उसी के नाम पर रखा गया है गोविंद सागर जलाश, गोविंद सागर जलाश रखा गया, याद रखना, ठीक है ना। चलो आगे रखते हैं। आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक क्या है, तो आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक यानी पहला क्या हम कर सकते हैं, तो प्रमुख घटक क्या है, स्थानीय स्वशासन। यानी स्थानीय स्वशासन जो है, पंचायती राज जो है, पहले वो कुछ मदद करेगा, स्वयं सेवी संगठन है वो भी मदद करेगा, फिर गांव मोहल्ला के लोग दौड़ेगा वो भी मदद करेगा, सभी क्या जाएगा, सभी। अगला, सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किससे किया जाता है, सुदूर संवेदी उपग्रह जो ऊपर में चक्कर लगाते रहता है और पृथ्वी पर जो वो क्या क्या पता लगाता है, इसका हो जाएगा दूर संचार के लिए, संचार के लिए भी ठीक है, टीवी वगैरह चलता है, क्या है, सैटेलाइट चलता है। दूसरा, संसाधन की खोज भी करता है, कहाँ पर कौन संसाधन है उसका खोज भी करता है, सैटेलाइट के द्वारा खोज कर लिया जाता है। और तीसरा क्या होता है, तीसरा ये भी हो जाएगा मौसम विज्ञान के लिए, पहले ना बता देता है कि इतना तारीख को मौसम जो है खराब रहेगा, इतना तारीख को आंधी आएगा, तूफान आएगा, बारिश आएगा, ये कौन बता रहा है, ये कौन यहाँ पर भविष्यवाणी कर रहा है कि ना, उपग्रह बता रहा है कि उधर से तूफान आ रहा है, ठीक है ठीक है, श्रीलंका पहुंच गया, भारत घुसने वाला है, ठीक है, इंडोनेशिया पहुंच गया है, वो बताने वाला है इतना रफ्तार से आ रहा है। जब इतना रफ्तार से आ रहा है तो भारत पहुंचने में कितना समय लगेगा, उसको देख के बताता है कितना तारीख को तूफान आएगा, क्या आएगा, तूफान आएगा। तो वो सब कौन, सैटेलाइट, किससे होता है, सैटेलाइट से। इनमें सभी क्या आएगा, इनमें सभी। अगला, 26 दिसंबर 2004, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयानक सुनामी आया, भयानक सुनामी आया है, तो बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में भयानक सुनामी आया, भयानक सुनामी आया था। और बंगाल की खाड़ी जो है किसका हिस्सा है, हिंद महासागर, अरे अरब सागर भी और बंगाल की खाड़ी भी दोनों किसका है, हिंद महासागर, क्या है तो इसका जगह बंगाल खाड़ी नहीं दे रहे तो क्या होगा, हिंद महासागर, हिंद महासागर। अगला है, भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप, भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था 1934 में आया था, और बिहार में भी सबसे खतरनाक था, बिहार में भी सबसे खतरनाक था। सुनामी किस शब्द का है, तो क्या आ जाएगा, सुनामी जो है, सुनामी लिखा था इससे, इस सुनामी सही है, SUNAMI, SUNAMI सही है। सुनामी ऐसे होगा, आगे लगाना टी, क्या लगाना है, तब होता है सुनामी, क्या होता है, टी साइलेंट है, टी कौन सी है, साइलेंट है, और ये जापानी शब्द है, कैसे शब्द है, जापानी शब्द है। सुनामी किसे कहते हैं, सुनामी किसे कहते हैं, बता समुद्र में आने वाले भूकंप को सुनामी कहा जाता है, समुद्र में आने वाला भूकंप को सुनामी कहा जाता है। खत्म हो गया है, साइंस का भी 2 नंबरिया 5 नंबरिया करवाई दिए हैं, ये भी खत्म हो गया है। अब इसका तुम लोग 2 नंबरिया और 5 नंबरिया करके आना, फिर हमको टाइम मिलेगा करवा देंगे, ठीक है ना। समझ लेला क्या, ये नहीं कि तुम लोग घर में आना ऐसे करवा देना, ऐसा तो आंसर बताने तो सिंपल आंसर बताना सिंपल है, लेकिन बार बार रिविजन हम क्या करवा रहे हैं, तुम लोग को याद हो लेला, समझा, इसलिए तुम लोग भी शेयर कर, तुम लोग भी ले ले, ऐसे नहीं करना, ठीक है, शेयर कर देना। मॉडल पेपर सॉल्यूशन में बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया, ठीक है ना। क्वेश्चन बैंक हम 12 बोलते हैं, जो मेरा VBI ऑब्जेक्टिव है, VBI सब्जेक्टिव है, ठीक है ना, उसका हमेशा देखते रहो। सब्जेक्टिव जो मेरा VBI सब्जेक्टिव, उसको अभी पढ़ दे, देखो सब्जेक्टिव जल्दी याद ना होगा, बता रहे हैं, सब्जेक्टिव जल्दी याद ना होगा, इसलिए उसको जो प्रत्येक सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव हम करवा दिए हैं, वो पढ़ दे देखते रहो, समझ आ गया ना, समझ। और मैथ में जो VBI करवा दे देखते रहो, और जो कमजोर हो उसको रिवीजन करते रहो, चाहे वो सूत्र वगैरह चाहे कुछ हो भी हो, और क्वेश्चन में सॉल्यूशन लगाओ, क्वेश्चन में 2018 से लेके 2022 तक लगाते रहो, ठीक है ना। और मॉडल पेपर सॉल्यूशन में तो उठा पटा देंगे, मुड़िया में छोड़ देंगे, ठीक है, हाँ अभी आ रहा है।